ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। महोदय, यह वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के शिल्पी बनकर के भारत को एक संविधान दिया, भारत के संविधान को अंगीकार करने का यह अमृत वर्ष भी, अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं। ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो? हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। अंबेडकर महासभा अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों के बारे में सावित्रीबाई फुले के नाम पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया, जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से नाम किया। और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का सम्मान किया। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। आप लोग एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। हम लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे जब 13 दिसंबर को प्रयागराज की योजनाओं का, निषाद राज के नाम पे श्रृंगवेरपुर में एक कॉरिडोर के निर्माण का काम किया, उसका भी लोकार्पण किया। हजारों वर्षों की विरासत। आप पीडीए की बात करते हैं, क्या निषाद पीडीए का पार्ट नहीं था? ये कॉरिडोर क्यों नहीं बन पाया? आप लोग तो उस पर कब्जा करवा रहे हैं।
श्रावस्ती में और बहराइच में महाराज सोहेलदेव के नाम पर विजय स्मारक ये लोग नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने बना करके तैयार किया। हमारी सरकार ने बनाया है, भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो चुका है। वाराणसी में संत रविदास जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप सोचिए, क्षीर गोवर्धन जो उनकी पावन जन्मभूमि है, उस पावन जन्मभूमि में कॉरिडोर का निर्माण हो, संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा लगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसमें ब्रेकर खड़े किए, नहीं बनने दिया। और हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज कितना भव्य स्वरूप क्षीर गोवर्धन। महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, उनकी पावन साधना स्थली, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य देने वाले महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि, वहां का सुंदरीकरण का काम में बाधा समाजवादी पार्टी। राजापुर का विकास संत तुलसीदास जी ने, जिन्होंने आधुनिक रामायण के रूप में रामचरितमानस दिया। घर घर में जिसका गायन होता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों ने राजापुर का विकास नहीं होने दिया। आपने गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पहले 2.5 वर्ष में 0 प्रोग्रेस। शौचालय उनके घरों में नहीं बनने दिया, 0 प्रोग्रेस। आखिरी मकान 56 लाख मकान बने। बैठिए बैठिए लाल बिहारी आप देते हैं, लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है। लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये टोका टोकी की बात अच्छी नहीं है। लाल आपने लाल बिहारी जी, आपने जो पैसा दिया वो केवल समाजवादी पार्टी के कैडर को दिया था, अपने कार्यकर्ता को दिया था, किसी दलित को नहीं दिया था, किसी वंचित को नहीं दिया था, किसी गरीब को नहीं दिया था, किसी किसान को नहीं दिया था। मैं कर रहा हूं ना, हम तो कर ही देंगे, हमारा श्वेत पत्र तैयार है। लेकिन हम जानते हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं, आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप लोगों को आना ही नहीं है, तो काहे आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। बैठिए बैठिए डॉक्टर मान। अरे राजापुर की बात मत करिए, मैं कह रहा हूँ पर्यटन विकास की दृष्टि से आप बैठिए डॉक्टर मान। अभी हम विकास की चर्चा करने जा रहे हैं महोदय। ये कभी भी नहीं चाहते, और यह वर्ष जब हम लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन को कर रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वर्ष भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को दिया। हर वर्ष ये आयोजन हो रहे हैं, और इसीलिए इस आयोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो भी छात्रावास बनेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही हर जनपद में हम बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया है, इस बजट में हम इसका उल्लेख करेंगे अभी आने वाले उस पे। इसमें सरकार यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष भी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम 7 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी देने जा रहे हैं। ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सभी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर यह वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष भी। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं को लेके आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जनजातीय समाज को एक नई दिशा दी थी उन्होंने। विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े थे। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने उनके नाम पर इमलिया कोडर बलरामपुर में पहले से ही एक म्यूजियम बनाया है, जनजातीय म्यूजियम। और ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इस प्रकार के म्यूजियम के निर्माण के कार्यक्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार का कार्यक्रम अपने विरासत को आगे बढ़ा करके एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और लोक मंगल की कामना के बजट को लेकर के आगे आना था। और सरकार ने इन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल जी की स्मृति को, यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, हमने हर नगर निकाय में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो सदैव अटल जी को समर्पित है। उसको बनाने के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है, बजट में इसके लिए प्रावधान किया पैसे की। महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। 9 बजट में हर बजट की अपनी एक थीम थी और थीम पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था। जब 2017 में हम लोग आए थे, किसान की कर्ज माफी से लेकर के अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना गुना अधिक पैसा किसान को आज प्राप्त हो रहा है। हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया था। याद रखना, 17 के पहले प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। दूसरा बजट हमने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित किया था, जो किसी भी विकसित राज्य के या विकसित देश की एक आधारशिला बनती है और ये नए रोजगार का सृजन भी करता है। हमने इसको समर्पित किया था। तीसरा बजट प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के कार्यक्रम को भी सरकार ने इस वर्ष लॉन्च किया था। चौथा बजट युवा शक्ति को समर्पित किया था और इसमें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। और प्रदेश में अनेक रोजगार के अवसर सृजित करने के नए नए कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया था। 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर, 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लेकर के, 23-24 का त्वरित समावेशी और समग्र विकास को समर्पित था। 24-25 का अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्रकटीकरण, 500 वर्षों के बाद पुनः रामलला का विराजमान होना, राम राज्य की अवधारणा को लेकर के कि लोक मंगल की कामना के साथ यह बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 25-26 का बजट सर्वे संतु निरामया, इस भाव के साथ वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे और प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में किए गए प्रयास से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहाँ पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहाँ पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए की
का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। और सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को इस बात के लिए परेशानी होती है कि आप बजट का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, बजट के दायरे को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि अपने घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है। और राजकोषीय अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने भी एक लिमिट तय की हुई है कि आप इससे ज्यादा जो आपका कुल जीएसडीपी होगा उससे आप कितना पैसा उधार लोन दे सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है 3% से कम है, 3% यानी 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो पहले से वैट था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल विल पावर को दिखाता है। सरकार ने वो दिखाने का प्रयास किया कि हां, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे, और लीकेजेज को रोकने का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। विकास के लिए पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है, और हर एक विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, आ रहा हूं, जबरदस्ती लिखवा रहे अच्छा हैं। बात आपने कही है तो अच्छा टोकने वालों में जब क्यों लिखवाते हैं? आपका बजट था 3 लाख करोड़ था, तो आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65% तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की स्कीम बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, और ये खर्चा 31 मार्च तक ये खर्चा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि यह जो खर्चा होगा ये 75 से लेके 80% और कभी कभी 90% तक ये खर्चा होता है। नहीं, वापस नहीं होता है, फिर उसकी एसएनडी पहले से तैयार रहती है, उस पैसे को उनको वापस किया जाता है। विकास के लिए पैसे की कमी आज के दिन पे नहीं है। आपके समय में नहीं होता था कि 100 करोड़ का कोई मार्ग सैंक्शन कर लो और 1 रुपया देते थे। आप मुझे बताओ, हैं इन्हीं के नाम पे। यानी हमें 17 में आने के समय आते, जब हम लोग आए थे
तो पहले वर्ष हजारों करोड़ रुपए आपकी सरकार के पाप को भरने पे ही हमें खर्च करना पड़ा था, एक एक रुपया। आप मुझे बताओ, 1 रुपया, और 1 रुपये में इनका गिट्टी बालू वहां गिर गया था ठेका हथियाने के लिए। यानी ये लोग मजाक बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 8 वर्ष में जो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, हाँ, कार्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगेगा, लेकिन कार्य पूरा होगा। कार्य पूरा होने की गारंटी है। उस पूरा होने की गारंटी के साथ आज काम हो रहा है। महोदय, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए देश के अंदर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है कि यह उत्तम उदाहरण है। देखिए, 25 करोड़ की आबादी है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास एक समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता था, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। आज हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक लाइन लगती है बैंकों की, साहब बताइए हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं। परसेप्शन। एक समय आप था लाल बिहारी जी, अगर आप 17 के पहले देश के अंदर किसी होटल या किसी धर्मशाला में जाते उत्तर प्रदेश के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पे, तो कभी कमरा ही नहीं मिल पाता। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं है। आज तो आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पे, समाजवादी पार्टी का नाम मत बोलना, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा। ये परसेप्शन है। आपने कहां छोड़ा था, ये सरकार कहां लेके गई। आप लोगों ने सम्मान डुबो दिया था। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कहना चाहते हैं, 17 के पहले लाल बिहारी उत्तर प्रदेश का कोई सम्मान नहीं था। मैं आपको बताऊं, ना पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अरे पूरी नहीं, बात ये सच्चाई है। आप सोचिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, ये होता था नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी पहचान नहीं बताता था, छुपाता था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं उसके पास। आज जाता है, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं, अच्छा उत्तर प्रदेश से। सामने पहुंचने वाले का चेहरा खिलता है, और यह है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए, कभी एकांत में समय मिले, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप करके उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते हैं। अपने किए आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए, और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को ये चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। अरे लाल बिहारी जी, सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने, नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है, और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है। यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है।
उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%। यानी हम लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच पाई थी मात्र 12.75 लाख करोड़ तक, 12.75 लाख करोड़। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं, इस 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो 25 तक ही हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था होती। जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाई। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष, यानी जो 25 से हमारा 1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज यहां नहीं होगा। आपके आंकड़े पता नहीं कहां के आंकड़े हैं। लाल बिहारी जी बढ़ा है पर आप जब से देश स्वतंत्र हुआ यूपी तक 55 लाख करोड़ रुपया था, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 14 से 9 साल में 147 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज बढ़ गया। भारत के विकास को देखिए, सुनने का अभ्यास डालिए, सत्य सुनने का अभ्यास डालिए। लाल बिहारी जी, सत्य सुनिए, सत्य कड़वा होता है। अगर आपने यहाँ पे हमारे दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के भाषण को थोड़ा सुना होता, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन बहुत संक्षेप में दिया। उन्होंने एक बात कही, जो ब्रिटेन हम पर शासन किया था 200 सालों तक, भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। भारत की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा तो यहां पर पूंजीगत निवेश के लिए और वेलफेयर की स्कीम के लिए कर्ज का दायरा भी उसमें बढ़ेगा। लेकिन यह सरकार के उसमें है। और आपने इसकी चर्चा तो की, आपने यूएस की चर्चा नहीं की, इंग्लैंड की चर्चा नहीं की, जिस इंग्लैंड में आपके नेता निवेश करते हैं अपना। ये आज विधान परिषद का बजट पेश किया था मुख्यमंत्री जी ने, उसी का लाइव वीडियो है। आप सबको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।